जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप सब लोगों के चेहरों पे मुस्कान होगी। यह एमपीपीएससी पर आधारित एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम है जिसमें हम दैनिक भास्कर पत्रिका एवं अन्य समसामयिकी माध्यमों से महत्वपूर्ण करंट की खबरों को उठाते हैं और उन्हें एमपीपीएससी मेंस के पेपर में एग्जाम्पल के तौर में लगाने का प्रयास करते हैं। और इसका मूल उद्देश्य नंबरों को बढ़ाना है जिससे हम बेहतर एक पोस्ट प्राप्त कर सकें। तो आज की महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 12वीं की परीक्षा का रद्द होना। मध्य प्रदेश शासन ने भी 12वीं की परीक्षा को कैंसिल किया है और केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई से ली जाने वाली परीक्षा को भी रद्द किया है। तो इसके संदर्भ में हम देख सकते हैं एमपीपीएससी का जो पॉलिटी का पेपर है, पेपर टू संविधान का पार्ट बी है। पार्ट बी में आपकी यूनिट 3 में जो है वो बालकों के बारे में दिया गया है। यूनिट 4 समाजशास्त्र और यूनिट 5 में भी जो है वो शिक्षा के महत्व को बताया गया है। तो हम इसमें शिक्षा के लिए एक बात करेंगे पहला, और दूसरा आपका एथिक्स पेपर 4। एथिक्स पेपर 4 कहता है प्रशासनिक नैतिकता या प्रशासनिक उत्तरदायित्व। तो अकाउंटेबिलिटी प्रशासन को लेकर हम उसके संदर्भ में इस एग्जाम्पल को सेट करेंगे। आपको मैं एक बार बता देता हूं कैसे कि नैतिकता ये कहती है कि देश काल परिस्थितियों में साधन एवं साध्य की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मानव कल्याण को सर्वोपरि रखना। अब इस मुद्दे की अगर हम बात करें तो कहेंगे कि कोविड काल के दौरान सरकार द्वारा 12वीं की परीक्षाओं को निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया वह नैतिकता से परिपूर्ण देखा जाता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पर किसी प्रकार के खतरे की आशंका थी, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी एवं जो शिक्षक उनके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराते उनको भी कहीं ना कहीं हानि की संभावना थी। इसको हम दर्शा सकते हैं देश काल परिस्थिति में वर्तमान कोरोना काल, सभी देशों में कोरोना की उच्च स्थिति, काल आप समझ रहे हैं, परिस्थिति आप समझ रहे हैं। साधन एवं साध्य क्या है? साधन जो था वो थे बच्चों का बेहतर, साध्य मतलब लक्ष्य जो था वो बच्चों का बेहतर भविष्य, परीक्षाएं को ली जाती है तो ताकि उनकी गुणवत्ता को चेक किया जा सके। और साधन ये था परीक्षा। तो हमने साधन एवं साध्य की पवित्रता को साधते हुए इस परीक्षा को कैंसिल किया है, लेकिन हमारा लक्ष्य या उद्देश्य वही है और उसी आधार पर हम मानव कल्याण या शिशु कल्याण को सर्वोपरि रखेंगे और परीक्षा को कैंसिल किया गया है। कॉम्प्लिकेटेड रूप से इसको ना समझे, सिर्फ और सिर्फ शासन की नैतिकता या शासन के उत्तरदायित्व वाला अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस एग्जाम्पल को लिखें कि प्रशासन ने मामले की गंभीरता को और तत्काल प्रभाव की स्थिति को, देशकाल परिस्थिति को समझते हुए 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया। इसी प्रकार एमपीपीएससी द्वारा भी स्थिति को समझते हुए तारीख को 25 जुलाई तक पोस्टपोन किया गया है, बढ़ाया गया। तो आप इससे जो है वो शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के प्रति सरकार की जो स्थिति है कि उन्होंने बालक स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा, और दूसरा एथिक्स में जरूरी से लगाएं क्योंकि ये जो है वो एक उत्तरदायित्व वाला मैटर था और अगर किसी प्रकार की हानि होती तो सरकार को जो है वो इसका आलोचना का सामना करना पड़ता। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है सऊदी अरब की एक मस्जिदों के संदर्भ में है। सऊदी अरब में लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको कम करने का प्रयास किया गया। सऊदी अरब की सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि मस्जिदों में बजने वाले जितने भी लाउड स्पीकर हैं वे अपने 1/3 डेसिबल पे आ जाए। अगर वे 12 पर बजाते हैं तो 3 पर आ जाएं, अगर वे 120 पे बजाते हैं तो वो 30 पर आ जाए, 40 पर आ जाए। तो अब इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं बीपीएससी प्री से या मेंस से जुड़ेगा। तो हमारी यूनिट जो है 4 वो समाजशास्त्र से संबंधित है और वह कहती है कि धार्मिक पंथों का, मतों का या धार्मिक समुदाय का समाज पर प्रभाव। ठीक, अब इस संदर्भ में हम थोड़ा सा ये लगा सकते हैं, मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा गया है, कोविड की स्थिति को ध्यान में रखा गया है और ऐसे में ये देखा जाता है कि जैसा धार्मिक आस्था ने एक और सकारात्मकता की वृद्धि की, लोगों के ठीक होने में योगा, पाठ, पूजा एवं उनका धार्मिक अनुष्ठान एवं उनकी मान्यताएं। दूसरी ओर कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर की आवाजों के कारण लोगों को परेशानी होना, सरकार द्वारा इस बात को संज्ञान में लिया गया और धार्मिक भावनाओं से ऊंचा उठकर स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर प्रशासनिक रूप से निर्णय लिया गया कि ये कहीं ना कहीं अभी देशकाल परिस्थितियों में स्वीकार नहीं है और इस आवाज को नियंत्रित किया जाए। अब इसको हम थोड़ा सा और एक जोड़ने की कोशिश करें कि दीपावली के टाइम ये निर्णय आता है कि जो आपके फायर क्रेकर्स हैं, फटाके हैं, वो रात को सिर्फ और सिर्फ 8 से और 10 बजे तक के लिए चलेंगे और वो भी ग्रीन फटाके चलेंगे। एनजीटी का ये निर्णय था। अब हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारत में ये मामला होता है कि मस्जिदों की माइक की आवाज को कम करना है
अगर इस संदर्भ में हम पटाखों के उस वाले संदर्भ को जोड़ते हैं तो दोनों को आप थोड़ा सा ऐड करके देखें कि अगर पूरी आवाज बंद कर दी जाती है पटाखों की और माइक की, तो जो न्यायालय में रिट लगेगी वो ये लगेगी अनुच्छेद 21 धार्मिक अधिकारों का हनन, अनुच्छेद 23 और 24 मूल अधिकार के अनुच्छेद 23 और 24 जो आपको रिट भी प्रदान करते हैं और ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार से हम आपके धर्म का संरक्षित करेंगे, धर्म को फलीभूत करेंगे, धर्म को फैलाने का प्रयास करेंगे, धार्मिक प्रकार से किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। तो बताता क्या है कि हमारा 23 और 24 जो बात करता है वो ये बात करता है कि धार्मिक रूप से हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है और वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार उसे मानने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। तो इसी का आधार है कि हमने एनजीटी या फिर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय में ये बताया कि नहीं 8 से 10 बजे तक के लिए पटाखे चालू रहेंगे, क्योंकि दीपावली जो है वो भारतीयों का धार्मिक त्योहार है। अगर इस पे आप पूर्ण रूप से पर्यावरणीय प्रभाव या पर्यावरणीय प्रतिबंध लगाकर इसको रोकने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। लेकिन अगर इस पे हम नजर बंद कर लेते हैं तो ये पर्यावरण के प्रति हानि होगी और लगातार पटाखों के प्रयास से पर्यावरण को हानि होगी। तो इसी को सऊदी अरब के हम कंटेस्ट में समझते हैं कि अगर वे पूरी आवाज को बंद करते हैं तो धार्मिक अधिकारों का हनन कहलाता है। लेकिन आवाज को मंदी करना अर्थात आस्था से, धर्म से आप पूजा पाठ या फिर अर्चना कर सकते हैं, लेकिन तेज आवाज से जो लोगों को हानि होती है उसको कम करने के लिए हमने आवाज को कम किया है। तो आप इसे भारतीय संदर्भ में भी बता सकते हैं कि सामाजिक सोशल साइंस सोशियोलॉजी में अगर कोई सा क्वेश्चन आता है धर्म का समाज पर प्रभाव, तो धर्म का समाज पर प्रभाव सकारात्मक रूप से लिया जाता है, लेकिन प्रभाव तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों हिस्सों में आएगा। नकारात्मक में हम डालेंगे कि ऐसे अनेक मामले आते हैं जिससे धार्मिक जुलूस की वजह से एम्बुलेंस का लेट हो जाना या धार्मिक प्रतिष्ठानों की आवाज के कारण अस्पतालों के परिसर में दिक्कत आना या धार्मिक कार्यक्रम के दौरान नदियों का प्रदूषित होना या धार्मिक कार्यक्रम या फिर दीपावली फटाखों के दौरान वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें निकलना या प्रभावित होना। इस पर या तो पोल्यूटर पे की अवधारणा लागू होती है या फिर इन्हें अनुच्छेद 23 के साथ सामंजस्य बिठाकर कम करने का या जनता के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है। हम सऊदी अरब के उदाहरण के स्वरूप देख सकते हैं जिसमें तेज आवाज को उन्होंने कम करने के लिए शासन ने आदेश जारी किया और आवाज को सिर्फ कम करने का प्रयास किया गया है, ना कि उसे पूर्ण रूप से रोकने का। तीसरा हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है आपका मौसम वैज्ञानिक की तरफ से। भारत में साइक्लोन मैन कहे जाते हैं, इनका नाम है आपका मृत्युंजय महापात्रा। तो उड़ीसा के ये बंदे हैं महापात्र और ये मृत्युंजय इनका पूरा नाम है। और भारत में ये साइक्लोन मैन मतलब चक्रवातों की बारे में जानकारी रखने वाले, जैसे बर्डमैन सलीम अली हैं, मिल्कमैन आपके वर्गीज कुरियन सर हैं, स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति के पिता हैं। तो इसी तरह प्री में क्वेश्चन आ सकता है महामृत्युंजय महापात्र को हम मौसम वैज्ञानिक या फिर भारत में साइक्लोन का जनक कह सकते हैं। तो इनके द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में साइक्लोन इस साल जो आए हैं 2 चक्रवात यास और एक और जो आपने नाम सुना, तो इन चक्रवातों के आने के कारणों की विवेचना करते हुए ये बताते हैं कि इस साल चक्रवातों के संदर्भ में ज्यादा क्यों आना और क्या क्या कारण रहे हैं। तो हम जान लेते हैं हम इस कॉन्सेप्ट की बात क्यों कर रहे हैं। हम एमपीपीएससी के एस्पिरेंट की तरह देख लेते हैं। हमारा पेपर फर्स्ट का पार्ट बी भूगोल, और भूगोल अपने आप में पूरे चक्रवात साइक्लोन को डिफाइन करता है। पेपर में आएगा, आया है और आता रहेगा। अब इसके संदर्भ में सबसे पहले आप ये जान लें कि 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय आपके 5 डिग्री से 30 डिग्री तक आते हैं अक्षांशों में, और 30 डिग्री से 60 डिग्री तक आपके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ठीक, चक्रवातों की दिशाओं के संबंध में भी ये माना जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं वो क्लॉकवाइज है। ठीक, अब चक्रवात की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो केंद्र की ओर दाब कम हो जाने के कारण जब हवाएं केंद्र की ओर आने लगती हैं तो वो चक्रवात है, और जब केंद्र से बाहर की ओर हवाएं तीव्र गति से प्रसारित होती हैं तो वो प्रति चक्रवात है। नामकरण को लेके भी अलग अलग देशों द्वारा एक समूह बनाया गया है, विशेषकर 13 देशों का समूह है, भारत भी उसमें शामिल है और अलग अलग प्रकार के नामकरण होते हैं। एमपीपीएससी में भी शायद 2016 में हुदहुद आंध्र प्रदेश में आया था, उसके बारे में पूछा जा चुका है। अब हम इसका एक मेंस का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि भारत में चक्रवातों के प्रभाव तो आपदा प्रबंध है। आप बता सकते हैं कि हमारी जो है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की सीमा प्रत्यक्ष रूप से सागर से टिकी हुई है, तो चक्रवातों का प्रवेश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हमें हर रूप से प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से अगर बात करें तो आसपास रहने वाले मछुआरों का काम उस समय ठप हो जाता है, संसाधनों की हानि होती है, आसपास जितने भी मकान पेड़ सब गिर जाते हैं।
इसके अलावा पर्यटन में हानि होती है। राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती हैं, वोट बैंक की राजनीति होती है और प्रशासन का अधिक से अधिक इसमें खर्चा होता है क्योंकि हवाई यात्राएं करवाना पड़ती है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक को मिला के लिखें। सामाजिक की अगर बात करें तो समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग जो विस्थापनों की स्थिति में रहता है वह स्थापित हो ही नहीं पाता है। पुनः चक्रवात उन्हें कहीं ना कहीं बिलगा देता है या बिचला देता है, तो सीधी मानव हानि भी होती है। तो ये आप लगा सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसके सिर्फ खंड बांट लें। हम धार्मिक हानि तक लिख सकते हैं कि मंदिरों, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले मंदिरों में इससे हानि होती है, उनके आने जाने वाले पर्यटकों को इससे हानि होती है। तो भौगोलिक हानि सीधी है कि समुद्र का पूरा कचरा इससे पृथ्वी पे आ जाता है, पृथ्वी पे किनारों पे आ जाता है। इसके अलावा चक्रवात की दिशा में फसलों में नुकसान होता है। तो आप भौगोलिक पर्यावरणीय हानि भी बता सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आना और अरब सागर में कम चक्रवात आना, ये थ्योरी देखी गई है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी में 1/3 ज्यादा चक्रवात आते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। तो इसके संदर्भ में भी हम थोड़ी थोड़ी बातों को समझ सकते हैं। इसमें 3 से 4 पॉइंट आते हैं निकल के। सबसे पहले अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी की साइड अर्थात पूर्वी साइड हमारा पाट या फिर हमारा जो तट है वो बिल्कुल समुद्र से लगा हुआ है, मग्न तट है। जबकि पश्चिमी तट की अगर बात करें तो वह कहीं ना कहीं ऊंचाई वाला है, तो चक्रवात उससे टकराता है और क्षेत्र में हानि कम होती है। जबकि इस साइड के चक्रवात प्रवेश ज्यादा करते हैं, उन्हें बनने के लिए मौसम प्रतिकूल, जलवायु क्षेत्र, जल ज्यादा मिल जाता है। दूसरी बात, बंगाल की खाड़ी की साइड जो आपका दक्षिणी चीनी सागर है वो चक्रवातों के प्रवेश की एक अनुकूल दशा उपलब्ध कराता है। जबकि अरब सागर हमारा क्षेत्र विस्तृत है और आसपास खाड़ी न होने की वजह से, ऊपर खाड़ी है लेकिन फिर भी नीचे क्षेत्र विशाल होने की वजह से चक्रवात समुद्र में ही कहीं ना कहीं विलोप हो जाते हैं। दूसरी बात, लवणता का प्रभाव पड़ता है कि बंगाल की खाड़ी में भारत की अधिकतर नदियां प्रवेश करती हैं, तो वह जल में कहीं ना कहीं क्षारता को कम करती हैं, लवणता को कम करती हैं। तो जल को घूमने के लिए, पानी हल्का होता है तो उसे घूमने के लिए जल्दी सब मिल जाता है। एक हवाओं का भी असर पड़ता है क्योंकि अफ्रीका की साइड से आने वाली हवाओं को मिलता है स्पेस, इसकी वजह से वे हवाएं उड़ा देती हैं पानी को, हवाएं अपने आप की आर्द्रता को उड़ा देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चक्रवात कम आता है। यहाँ पे जगह कम है, इसलिए हवाएं जो है वो तीव्र गति से प्रवेश करती हैं और आर्द्रता को उड़ाते न हुए बल्कि चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं। इसके अलावा अगर हम और इसके कारण को देखें तो चक्रवात तो समझ सकते हैं चक्रवातों के कुछ नाम भी अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका में इसे टाइफून, अमेरिका में इसे टोर्नेडो और हेरिकेन कहा जाता है, चीन जापान में टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिली कहा जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा पढ़ें, समझें, इसे आप लिखें ना, बस इसको सुन के थोड़ा सा एक ओवरव्यू तैयार करें और एमपीपीएससी मेंस के साथ इसे जोड़ने का हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।